हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस एन पी सी एस। दोस्तों, उपेंद्र सिंह की बुक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मतलब बताता हूँ कि ये फिजियोग्राफिक जोन्स या फिर फिजियोग्राफिक जो फीचर्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी में अक्सर आप सुनते होगे, अक्सर जब भी लैंडफॉर्म्स वगैरह के जो चैप्टर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो हमेशा ये टॉपिक जाहिर तौर से आपको देखने को मिलेगा ही। ये टर्म देखने को मिलेगा, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो क्या होता है फिजियोग्राफिक वर्ड से, मतलब आप इतना तो समझ ही पा रहे होगे कि ये कुछ रीजन्स हैं, ये कुछ जोन्स हैं जहां पर हमें अलग अलग प्रकार के जहां पर हमें अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। किसके फिजिकल फीचर्स? अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो फिजिकल फीचर्स या लैंडफॉर्म्स होते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन का गहराई में जाकर मैं आपको मतलब बता रहा हूं। मैं चाहता तो नॉर्मली कह देता कि पहाड़, नदियाँ, नाले, तालाब, झरने, वाटरफॉल, ये सब फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन नहीं, इस वर्ड को समझाना ज़रूरी है आगे वाले टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे रीजन्स या जोन्स होते हैं जो कि जिनके पास, जहाँ पर कुछ फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं लैंडफॉर्म्स की फॉर्म में। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो लैंडफॉर्म्स या फिर जो फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं ना, ये ना शेप हो रखे होते हैं। शेप हो रखे होते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कुछ अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं, ये बन रखे होते हैं पास्ट में। आज जो अस्तित्व इनका हमारे सामने खड़ा हुआ है उसके पीछे प्रोमिनेंट दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक, बहुत टाइम पहले इतिहास में कुछ हुआ होगा उस जगह पर, इसलिए वो आज हमारे सामने, उधर पहाड़ है, उधर झरने हैं, उधर प्लेन्स हैं, उधर कोस्टल एरियाज हैं, उधर समुद्र है, उधर कॉन्टिनेंट है, उधर कोई लैंड मास है, उधर कोई क्रैक है, उधर कोई प्लेट्यू है, कुछ ना कुछ वहां पर हुआ होगा। अब जियोलॉजिकल हिस्ट्री दूसरी हिस्ट्री से कैसे लगे? हिस्ट्री में तो आप कहोगे BC AD वगैरह, लेकिन जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है मिनिमम टाइम ड्यूरेशन भी, छोटा छोटा जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 30,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, ऐसे होता है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी कि कुछ हो रखा होता है ज्योग्राफी वाले इतिहास के अंदर वहां पर। प्लस अर्थ के इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो वर्कआउट करते हैं उन लैंडफॉर्म्स को, उन फिजिकल फीचर्स को क्रिएट करने के लिए। अब यहां पर एक तो मैंने आपको बताया लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब जब अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ ये नहीं होता फिजियोग्राफिक डिवीजन, उन लैंडफॉर्म्स की वजह से, उन जियोलॉजिकल हिस्ट्री की वजह से किसी भी एक एरिया की सिर्फ टोपोग्राफी चेंज नहीं होती, सिर्फ लैंडफॉर्म चेंज नहीं होते हैं। जो चेंज होता है या फिर जब असर आता है, जो चेंज हमें दिखते हैं, कुछ और फैक्टर्स भी इंटरप्ले करते हैं वहां पर। जैसे क्लाइमेट, उधर की वेजिटेशन, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेस। मान लो, अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूं एक एग्जांपल देके। आप कहोगे सर, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर लैंडफॉर्म्स के साथ कुछ हुआ है तो लोकल एरिया का क्लाइमेट बदल जाएगा क्या? ये कैसे हो सकता है? या क्लाइमेट की वजह से लैंडफॉर्म्स कैसे बदल जाएंगे? जस्टिफाई कर देता हूं मैं इस चीज को, अभी प्रूव कर देता हूं। देखो, आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाकर अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, ज्योग्राफी में जितना आपने सीख रखा है, समझ रखा है, पढ़ रखा है, आप एक चीज मानोगे कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि पास्ट में सारे लैंड मासेस जो थे वो एक जगह पर इकट्ठा थे, है ना? हमें ज्योग्राफी में एक पर्सन है, एल्फ्रेड
वेगनर। आप क्लास 11 में जाओगे तो इसकी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको ज्योग्राफी में जो अदर क्लासेस की ज्योग्राफी कवर करवा रखी है वहाँ पर भी इसका जिक्र करा है। प्लस यूपीएससी ने जब अपना सिलेबस चेंज करा था 2013 के अंदर, तो मेंस का क्वेश्चन था जीएस पेपर 1 के अंदर। तो एल्फ्रेड वेगनर की, मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एल्फ्रेड वेगनर की एक थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप सबको पता है, आपने ये सारे टर्म सुन रखे हैं, पेंजिया, पैंथलाजा, गोंडवाना लैंड। ये बड़े बड़े लैंड मासेस थे जो कि आगे चलकर बाद में तितर बितर हो गए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और वेरियस इवेंट्स की वजह से। अब मान लो किसी एक रीजन में जो, ये मान लो कि पूरा का पूरा एक लैंड मास हुआ करता था, ठीक है। अब इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये हुआ करता होगा थोड़ा सा हॉट रीजन, और जब ये सारे लैंड मासेस अलग हुए, ये कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे बन गए, ठीक है, ये सारे अलग हो गए, यहां से यहां शेप हो गई। तो जो ये हिस्सा है इसको हम मान लेते हैं कि ये हिस्सा ये वाला है, ये जो हॉट रीजन था ये वाला हिस्सा है। अब जब ये पानी के बिल्कुल बगल में है, इर्द गिर्द, हर जगह ओशन वगैरह से घिर रखा है, तो वाटर के अंदर आपको भी पता है एक फिनोमेना वर्क करता है जिसको आप ज्योग्राफी में सुनते हो, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। पता ना, लैंड से आने वाली गर्म हवाएं समुद्र की तरफ जाती हैं, समुद्र से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती हैं, पता है ये वाली बात, दिन और रात में ये फिनोमेना वर्क करता है। तो ये अभी तक जो बीचों बीच था जहां पर इसको एयर मैकेनिज्म कुछ नहीं मिल रहा था एस्केप करने के लिए, तो ये रीजन हो सकता था हॉट, और जब ये अलग होकर एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बन गया, एक सेपरेट रीजन बन गया, इसके आसपास पानी आ गया, समुद्र आ गया, तो कूलिंग इफेक्ट यहां पर आने लगा। तो देख रहे हो, या क्लाइमेट जो है फ्रॉम दिस पिक्चर ए टू पिक्चर बी ये बदल गया, राइट। डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना? जो डेक्कन प्लेट्यू है इतने हिस्से को बोला जाता है ना डेक्कन प्लेट्यू। ये कैसे बना? पास में जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि यहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, ठीक है। अब वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक प्री वॉल्केनिक इरप्शन फेज, एक पोस्ट वॉल्केनिक इरप्शन फेज। जाहिर सी बात है, अगर आप प्री वॉल्केनिक इरप्शन फेज और पोस्ट वॉल्केनिक इरप्शन फेज की तरफ अगर यहां पर देखो, तो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जब लावा जो है इरप्ट नहीं हुआ था, वॉल्केनो का फिनोमेना वहां पर नहीं आया था, तो यहां पर किसी और प्रकार की वेजिटेशन सपोर्ट होती होगी, और यहां पर जब वॉल्केनिक इरप्शन हो गया तो किसी और प्रकार की वेजिटेशन सपोर्ट मतलब होने लगी। क्यों होने लगी? वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से यहां पर पैदा हुई ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल सपोर्ट करती है क्रॉप्स लाइक
कॉटन। उससे पहले हो सकता है कि यहाँ का जो माहौल है वो हरा भरा रहा हो, तो वो और भी प्रकार की वेरिएशंस को सपोर्ट करता हो रेदर देन कॉटन। अब समझ गए फिजियोग्राफिक डिविजन्स की इंपॉर्टेंस को, कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स, कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, एक जगह के सिर्फ लैंडफॉर्म फीचर चेंज नहीं होते, वहां का क्लाइमेट, वेजिटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात सबको? हाँ या ना? राजस्थान में जैसे बोला जाता है कि पहले वो डेजर्ट नहीं था, पूरा एक वेजिटेटिव एरिया था, है ना, अच्छा खासा हरियाली थी वहां पर, लेकिन डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से वो रेगिस्तान बन गया, है ना। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट हैज फेयरली वेल डिफाइंड जोग्राफिकल फ्रंटियर्स, और उन सारे जोग्राफिकल फ्रंटियर्स के अंदर हमें कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, और हमारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उनके अंदर हमें इनॉर्मस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये जो इकोलॉजी है आज जैसी है, इतिहास में शुरू से वैसी नहीं थी। इट हैज चेंज्ड ग्रेटली ओवर टाइम। और यहां पर टाइम सिर्फ नॉर्मल हिस्ट्री का टाइम नहीं है, मैंने आपको स्पेशली एक वर्ड दिया, एक प्रीफिक्स लगाकर दिया, एक वर्ड, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये तब की हिस्ट्री होती है जब इंसानों का भी जन्म नहीं हुआ था पृथ्वी पर। जो हमारा अर्थ है वो लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है। होमो सेपियंस जो हैं, दे अपियर्ड ऑन द प्लेनेट ओनली अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो। यानी कि हमारे पृथ्वी का इतिहास तो मानव इतिहास से भी पुराना है। अब राइटर यहां पर एक लाइन बोल रहा है, कह रहा है ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब जीवन या जो जीव आए पृथ्वी पर, ये पूरा का पूरा जो सीन है, इट अनफोल्डेड अगेंस्ट द ड्रामा ऑफ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री लॉन्ग बिफोर ह्यूमन अराइव्ड ऑन द सीन। यानी कि जो जीवन है, सिर्फ इंसानी जीवन नहीं, कैसा भी जीवन, वो इंसान जब आए, इंसानी जीवन से भी पुराना जीवन एग्जिस्ट करता था यहां पर अर्थ पर। बहुत सारे घटनाक्रम हुए, लाइक टेक्टोनिक मूवमेंट्स, अर्थ की क्रस्ट के अंदर चेंजेस देखने को हमें मिले, अलग अलग जगह पर वॉल्केनोस इरप्ट हुए, बहुत सारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो टकराई, वो एक दूसरे से सेपरेट भी हुई। बहुत सारी जगह पर वाटर ने रिप्लेस करा लैंड को, लैंड ने रिप्लेस करा वाटर को। ये सारे घटनाक्रम होते होते अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, टोपोग्राफिक फीचर्स, लैंडफॉर्म फीचर्स देखने को मिले हमें। और सिर्फ वही नहीं, उस एरिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और वेरियस प्रोसेसेस जब इंटरप्ले उन्होंने करा वहां पर, तो वहां पर क्लाइमेट, वेजिटेशन और हमें अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एलुवियल गंगा प्लेन्स हैं, एलुवियल वर्ड दोस्तों कहां से आता है? एलुवियल वर्ड आता है एलुवियम से, यानी कि डिपोजिशन विच इज कैरिड बाय रिवर्स। ठीक है, जब रिवर्स रन करती हैं, जैसे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस जिस एरिया को भिगोते हुए चलती हैं, गीला करते हुए चलती हैं, वहां पर अपने साथ वो गंगोत्री ग्लेशियर से होते होते जो भी गंगा की पूरी जर्नी रहती है, वहां पर गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं अपने साथ फ्रेश सेडिमेंटेशन, फ्रेश डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, विच इज गुड फॉर दोज रीजन्स फर्टिलिटी एंड स्पेशली इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आज के समय में जो गंगा में जो एलुवियल प्लेन्स हैं, एक समय पर वहां पर सिर्फ पूरा का पूरा समुद्र हुआ करता था। डेक्कन प्लेट्यू, जिसके बारे में मैंने अभी आपको यहां पर बताया, ये वाला पोर्शन डेक्कन पेनिनसुला का, ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, जहां पर काफी दशकों तक, काफी सालों तक
हॉट लावा फ्लो होता रहा मोल्टन फॉर्मेट के अंदर। जब वो सूखा ठंडा हुआ तो वहां पर कुछ कुछ इग्नियस रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं, प्लस हमें वहां पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। द नाउ हाईली इरोडेड अरावलीज जो हैं वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जबकि जो हिमालयाज हैं वो यंगेस्ट हैं। आज के समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो सिमिलर है उन सारे एरिया से जो कि सेम लैटिट्यूड पर लाई करते हैं। ये तो आप ज्योग्राफी में जानते ही हो, लैटिट्यूड एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर इस पे प्लेस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो इस लैटिट्यूड पर जो भी प्लेसेस आती हैं ऑलमोस्ट उनका जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर रहता है पूरे साल के अंदर वो सिमिलर रहता है, ठीक है। बट ये जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं दे आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड बाय द हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट। मतलब जो क्लाइमेटिक पैटर्न होना चाहिए था, कुछ जोग्राफिकल बैरियर्स ने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ने दिया। जैसे हिमालयस नॉर्दर्न साइड पर और वेस्टर्न साइड पर कोस्टल रीजन्स के पास वेस्टर्न घाट्स। हिमालयस क्या करते हैं, या आप 6th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो, हिमालयस जो है ठंडी ठंडी जो नॉर्थ साइड से साइबेरियन रशिया से जो हवाएं आ सकती हैं हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर सर्दियों में, उनको आने से रोकते हैं। एक ब्लैंकेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और जो रेन लेडन मानसून विंड्स होती हैं फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन समर, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स के जो बैरियर्स हैं, मतलब वेस्टर्न घाट्स एक तरीके से जो बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, इट सिमिलरली लीड्स टू रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। मतलब ये जो इस साइड है यहां पर रेनफॉल होती है। ये हुए ना वेस्टर्न घाट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट गेट्स इट्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ज्यादातर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जो बारिश मिलती है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है। कैसे, जैसे ये देखो, ये है साउथ, ये है वेस्ट, रेन लेडन विंड्स ऐसे आती हैं। ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी में, डोंट वरी। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना भी बाकी है फाउंडेशन कोर्स के अंदर, लेकिन आप इसको ऐसा समझ लो कि ये हवाएं ऐसे आती हैं। अपने साथ पानी लेते हुए। तो वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं, बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। तो जब वो हवाएं हैं बहुत ऊपर नहीं उठ पाती पहाड़ों से, तो वो क्या करती है कि वहीं पर जाकर जो पूरा का पूरा जो पानी है वो वहीं बरसा देती है। अगर आप ज्योग्राफी थोड़ी बहुत जानते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आपने लेक्चर्स देख रखे हैं मेरे 6th, 7th और 8th क्लास के, तो आपने एक टर्म सुना होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे ये पहाड़ है या कोई भी चोटी है, जो हवा है ना जो अपने साथ पानी लेकर आ रही है, मॉइस्चर लेकर आ रही है, तो वो जब ऊर्जा उड़ती रहती है, तब तक उसकी जो कैपेसिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो वो इस साइड जो है फिर वो बारिश गिराने लगती है, वो हवाएं मतलब बारिश करवाने लगती हैं। तो इसलिए पहाड़ों की ना जनरली 2 साइड होती हैं, ये आप ज्योग्राफी में जानते हो, एक विंडवर्ड साइड, एक लीवर्ड साइड। इस साइड रेन होगी, इस साइड हमेशा ड्राई पड़ा रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट गेट्स इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। इस कंसेप्ट में घबराना मत, ये आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ज्योग्राफी के लेक्चर्स अटेंड करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तमिलनाडु की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। ओरोग्राफिक रेनफॉल का फंडा, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ये वर्क कैसे करता है। हाँ, ये जो इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन ज्योग्राफी है, इसको अभी स्टार्ट करना बाकी है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून वगैरह का कंसेप्ट जो है आप डिटेल में कैसे वर्क करता है, ये हवाएं उड़ती कैसी, यहीं क्यों आती हैं, कहीं श्रीलंका की तरफ क्यों नहीं चली जाती हैं, ये आप बाद में सीखोगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हवाओं की भी एक पर्टिकुलर ना डायरेक्शन होती है हर साल, उसको हम लोग एयर करंट्स कहते हैं। जैसे वाटर करंट्स होते हैं ना, ओशन करंट्स होते हैं, ऐसे एयर करंट्स भी होते हैं, ठीक है। यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में। तो मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट गेट्स इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट,
एंड श्रीलंका। अब नॉर्थ वेस्ट क्यों? नॉर्थ वेस्ट पड़ा यहां पर, देखना, इसको मिटा देते हैं हम जरा। जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका पड़ा वो यहां पर ऊपर की तरफ है ना, कुल मिलाकर इधर। अब क्या होता है, जब तक बारिश यहां पर पहुंचती है ना, ये वाली जो हवाएं जब तक यहां पर पहुंचती हैं तब तक वो रास्ते में हर जगह रेनफॉल करवा चुकी होती हैं। रेन 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 रेन। जैसी दिल्ली तक और अरावली रेंज तक की हवाएं पहुंचती है साउथ वेस्ट मानसून, मानसून एक्चुअली ना हम समझते हैं कि बारिश होती है, साउथ वेस्ट मानसून मतलब मानसून का मतलब ज्योग्राफी में हवाएं होती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स। आई रिपीट माई वर्ड्स, मॉइस्चर लेडन विंड्स। लेडन का मतलब होता है विच कैरीज समथिंग, अपने साथ जो कुछ उठाकर ला रहा है उसको कहते हैं लेडन, LADEN, ठीक है। मॉइस्चर लेडन विंड्स मतलब वो मॉइस्चर उठाकर ला रही है, तो वो जब बारिश करवाती है तो वो बच जाती है मानसून विंड्स। ये मानसून वर्ड अपने आप में एक हवाओं को डिनोट करने के लिए बोला जाता है। तो ये जो हवाएं हैं, यहाँ बारिश करवाई, यहाँ बारिश करवाई, यहाँ बारिश करवाई, यहाँ बारिश करवाई, जैसी दिल्ली और अरावली राजस्थान तक पहुंचती है तब तक उनके अंदर जितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो मॉइस्चर कैरी आउट होता है, वो रास्ते में ही बारिश गिरा कर आ रही है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते दे बिकम टोटली ड्राई। इसलिए राजस्थान और अरावली का रीजन और दिल्ली तक जो बारिश का जब मौसम आता है तो वो सूखे ही रह जाते हैं, ये रीजन है। और फिर कश्मीर वगैरह तक तो छोड़ ही दो। लेकिन भारत के अदर कोनों में जो बारिश रिसीव होती है, फिर वो कैसे होती है भाई? आप कहोगे नहीं भाई हमारे तो होती है बारिश, कभी कभार होती है, चाहे भले ही सही, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना इसको बीच के इलाकों से, सेंट्रल इंडिया से और सदर्न इंडिया से, वहां अति की बारिश होती है। और जो आपके इलाके में बारिश होती है भारत के कुछ इलाकों में, वो विंटर रेन्स होती है। उसके लिए साउथ वेस्ट मानसून काम नहीं करता, फिर वो नॉर्थ ईस्ट मानसून काम करता है। वो मैं आपको अलग अलग तरह के मानसून पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा मानसून कौन सी हवाएं भारत के कौन से हिस्सों को गीला करती हैं। ये आप एक ही बार में सीख जाओगे इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। नॉर्थ के अंदर हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, इट इज बॉर्डर्ड बाय हिमालयस। हिमालय आपको पता है ना कि यंगफोर्ड माउंटेन है, आज भी अपलिफ्ट हो रहे हैं, है ना। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जैसे ये ऐसे हैं, ठीक है, यहां पर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, वो कन्वर्ज कर रही है। आप मेरे जो तमिलनाडु के और NCERT के लेक्चर्स हैं आप उनको देखना, मैंने वीडियो ऑन करके वहाँ पर A4 शीट को लिया था और A4 शीट की दोनों साइड को पास लाकर उस पहाड़ को उठाते हुए दिखाया था मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ज्योग्राफी में CC कन्वर्जेंस। ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे को किसी करने आ रही हैं, अभी तक इनकी किस पूरी हो नहीं पाई है, होंठ से होंठ मैच नहीं हुआ है, तो इसलिए पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन, मेकिंग देम जियोलॉजिकली अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। अभी मैं आपको इसकी केस स्टडी भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इस वाले बॉक्स के अंदर नहीं, कहाँ गया वो, ये यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ पर आपको ये पता लगेगा। ये देखो, हिमालयस आर वेरी यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू 3 मैसिव टेक्टोनिक अपहीवल्स दैट पुश यूरेशियन प्लेट्स अगेंस्ट द इंडियन प्लेट। पहला इतने इतने टाइम पे हुआ, दूसरे इतने इतने टाइम पे हुआ, तो ये बढ़ते ही चला जा रहा है। अभी पढ़ाता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ, ठीक है। हिमालयस जो हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन एंड ईस्टर्न जोन, और हर हिमालयन जोन की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको पता ना, जैसे हिमाद्री रेंज होती है, हिमाचल रेंज होती है, हर जगह पर वेजिटेशन फ्लोरा फोना बदलता है कि नहीं बदलता है हिमालयस में? हाँ या ना? बिल्कुल बदलता है। एनिमल स्पीशीज वगैरह सब चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ठकुराइन, आप भी हिमालयन रेंज से बिलोंग करते हो, आप भी लोअर हिमालयन रेंज के हो, फायका आप भी हिमालयन रेंज के हो, लेकिन केसर की खेती होती है ठकुराइन आपके यहां? नहीं होती। फायका आपके यहां होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देखो बदल गया ना वेजिटेशन।
तो हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न जोन्स, और हर किसी की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लोरा, फौना, वेजिटेशन सब कुछ बदल जाता है, जोग्राफिकल फीचर्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। टू देयर नॉर्थ इज द काराकोरम रेंज, और वेस्ट पे आपको देखने को मिलते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स विच रन थ्रू मॉडर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इट इंक्लूड्स एरिड माउंटेन्स। और एरिड वर्ड क्या होता है ज्योग्राफी में? ड्राई के वेट? ड्राई, ठीक है। तो एरिड माउंटेनियस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम कुछ गिने चुने फर्टाइल रिवर वैलीज को छोड़ दें, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया है, कुछ फर्टाइल रिवर वैलीज को छोड़ने के अलावा, इट इज नॉट स्पेशली सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा ड्राई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी सारी रूट्स हैं विच रन अलॉन्ग इट्स वैलीज एंड पासेस, जो कि सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है। यानी कि मतलब राइटर आपको सिंपली ये बोल रहा है, आप इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जा सकते हो, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जा सकते हो, फिर वहां से सेंट्रल एशिया जा सकते हो। तो बड़े सारे पासेस और वैलीज हैं वहां पर, और पास्ट में भी जितनी भी इन्वेजन हुई है ये इसी रास्ते से होती है, आप तो वैसे ही जानते हो, है ना। ग्रहण लगा रहता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। तो इवन मोर एरिड कंडीशंस, और ज्यादा सूखी कंडीशंस प्रिवेल करती हैं राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर, जहां पर लो हिल्स और सैंड ड्यून्स जो होते हैं, दे राइज ओवर द अंडरलाइंग रॉक एंड रॉकी प्लेट्यू। मतलब वो ये बोल रहा है कि जहां पर राजस्थान में आपको रेत बिछे बिछे दिख रही है ना, रेत के नीचे रॉकी प्लेट्यू है, ठीक है, उसके ऊपर पूरी की पूरी रेत बिछ गई है। तो यानी कि वो कंसेप्ट क्या होता है, जब पूरी रेत बिछ जाए वहां पर और हर तरह की वेजिटेशन नष्ट हो जाए और प्लेट्यू भी ना दिखे, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। यूएन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी या कोई बॉडी है क्या विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू डेजर्टिफिकेशन, या कोई कन्वेंशन, कोई एग्रीमेंट है क्या यूनाइटेड नेशंस का? क्या नाम है उसका? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हराम खोरो, 100 बार 1000 बार ये बता चुका हूं, ठीक है। बिटवीन द डेजर्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स लाइज द सिंध प्रोविंस ऑफ सर्दर्न पाकिस्तान, इंडस प्रोवाइडिंग प्रीशियस वाटर इन एन एरिया ऑफ वेरी लो रेनफॉल, ठीक है, एरिड रीजन है क्योंकि। नॉर्दर्न कोर्स ऑफ दिस रिवर, इंडस रिवर की बात हो रही है यहाँ पर, इट लाइज इन तिब्बत, और फिर इंडिया के अंदर फिर वो एंटर करती है लद्दाख से, along with its tributaries. It flows through the fertile plains of Indian Pakistan, पंजाब, मतलब हमारे जो इंडिया वाला पंजाब है वो, और पाकिस्तान के पास भी जो एरिया वो पंजाब है। पंजाब का यानी कि इस तरफ जो एरिया पंजाब समझते हो ना, जो बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान के उस तरफ, नाम भी उसका नाम पंजाब होता है। टू द ईस्ट ऑफ द इंडस इज द श्रिवल्ड कोर्स। अच्छा, श्रिवल का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ ना ड्राई हो जाती है, सॉरी छोटी हो जाती है ड्रायर कंडीशंस होने की वजह से, जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ को सिकुड़ जाना, उसको कहते हैं श्रिवल्ड, ठीक है। तो टू द ईस्ट ऑफ द इंडस इज द श्रिवल्ड कोर्स ऑफ अ वंस माइटी रिवर, जो कि एक टाइम पर बहुत ज्यादा पानी लेकर अपने साथ आती थी, लेकिन अब उसमें उतना पानी नहीं बहता, और वो है घग्गर हाकरा रिवर चैनल। जो फर्टाइल नॉर्दर्न एलुवियल प्लेन है गंगा के, और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इट इज अनदर मेजर जोग्राफिकल जोन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न पार्ट जो इस प्लेन का है उसको हम लोग कहते हैं दोआब, ठीक है। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, गंगा एंड यमुना, ठीक है। जैसे हम पंजाब को क्या कहते हैं? पंजाब मतलब 5, और आब, ठीक है, 5 नदियों का संगम वहां पर। मिडल पार्ट ऑफ द प्लेन्स जो हैं, गंगा प्लेन्स की बात हो रही है यहाँ पर, वो आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं जो बिहार के रीजन है वहाँ पर, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो ईस्टर्न पार्ट है गंगा प्लेन के, अगर आप उसको एक्सटेंड कर दो तो वो गंगा का डेल्टा प्लस ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ आज के समय में राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश, ठीक है। अब ये दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे आप ये देख रहे होगे ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जोग्राफी से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक एनालिसिस अगर आपको लगे कि काम आ सकती है, जो फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया, और कैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो किसी भी एरिया में लैंडफॉर्म तो चलो ठीक है, लेकिन क्लाइमेट, वेजिटेशन, नेचुरल प्रोसेसेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 2 एग्जांपल देकर मैंने आपको इसका बताया, एक एल्फ्रेड वैगनर की क्वांटिटेटिव थ्योरी, और एक मैंने आपको ये बताया कि ये डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी उससे पहले और उसके बाद का सीन, ठीक है। तो अभी तक आप इसमें मतलब इस लेक्चर को सुन लो,
लेकिन बहुत लाइट माइंड से सुनो। अगर आप ज्योग्राफी वगैरह थोड़ी बहुत जानते हो तो यहाँ पर कोई सच कोई ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्ट मिल जाएगा आपको या फिर कुछ बहुत भयंकर हिस्ट्री यहाँ पर या ऐसी चीज़ें जो आप जानते नहीं हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी नई चीज़ें लग रही हैं तो यानी कि आपने ज्योग्राफी की क्लासेस मेरी अच्छे से अटेंड नहीं कर रखी हैं, आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज वीक है। लेकिन गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं है, आप हर चीज़ कवर अप कर सकते हो, ठीक है। मेहनत करो। टू द नॉर्थ गंगा प्लेन जो है इट वीड्स इनटू, वीड्स इनटू का मतलब होता है शिफ्ट या फिर टर्न या फिर चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ये लिखा हो ना, वीड्स इनटू, ठीक है। नेपाल तेराई रीजन एंड टू द नॉर्थ ऑफ द तेराई इट लाइज द रग्ड, रग्ड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ माउंटेन रेंजेस हैं। जो विंध्यन रेंजेस हैं वो सेपरेट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के पास। जबकि जो अरावली हिल्स हैं इट डिवाइड्स द थार डेजर्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। मालवा प्लेट्यू जो है जहाँ पर दो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, अगेन मध्य प्रदेश के पास, नर्मदा और तापी। इट लाइज बिटवीन द अरावलीज एंड द सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स। फिर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये काफ़ी ओल्ड और स्टेबल जोग्राफिकल फॉर्मेशन है। मतलब बहुत साल पहले घटनाक्रम वहाँ पर होकर जो बनना था बन चुका है। जैसे लावा, जो वॉल्केनिक करप्शन हुई थी, लावा वगैरह उनसे आकर ब्लैक सॉल जो बना था वो बन चुका। अब ये यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता हिमालयस की तरह, ये नहीं बन रहे क्योंकि ये ओल्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो भी लैंडस्केप है उसके अंदर हमें फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, लाइक प्लेट्यूज हैं यहाँ पर, बड़े सारे तरीके के प्लेन्स हैं, फर्टाइल रिवर वैलीज हैं। और ये रिवर वैलीज कैसे यहाँ पर बनी है, बड़ी सारी यहाँ पर नदियाँ हैं जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेनार, कावेरी। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कैसे बना था, इट वॉज फाउंड बाय लावा फ्लोज फ्रॉम द वेरी एंशिएंट वॉल्केनोज। और ज़्यादातर यही जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ये डोमिनेंट पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, और उसके बियॉन्ड देयर इज नैरो कोरोमंडल एंड मालाबार कोंकण कोस्टल एरियाज। कुछ पहाड़ हैं यहाँ पर जैसे नीलगिरी के पहाड़, अन्नामलाई के पहाड़ और कार्डमम हिल्स, इलायचियों के पहाड़, ठीक है। ये एक्सट्रीम साउथ में देखने को मिलते हैं आपको पेनिनसुला में। श्रीलंका का जो आइलैंड है वो ऐसा बिलीव करा जाता है, अनुमान क्या लगाया जाता है ही वो ऐसा कि वो जियोलॉजिकली एक एक्सटेंशन है पेनिनसुलर इंडिया की, वो हमसे ही जुड़ा हुआ था, टूट टूट के समुद्र में थोड़ा सा आगे चला गया, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय शेलो पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। एंड सेंट्रल हाईलैंड जो है इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइलैंड दे आर सराउंडेड बाय प्लेन्स जिनको बड़ी सारी रिवर जो है वो क्रॉस करती है। ट्रैवर्स का मतलब होता है वो क्रॉस करती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो जोग्राफिकल जोन्स है सब कॉन्टिनेंट के, हमें उनको एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह नहीं देखना चाहिए कि ये सारे के सारे अलग हैं। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्ने अगर पलटें और अगर हम उनको पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा लोगों ने जोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करी है, क्योंकि लोग एंशियंट टाइम में ट्रैवल करते थे। अगर आप 6 क्लास की हिस्ट्री को शुरू करोगे तो आप पहले चैप्टर के अंदर ही एक टॉपिक पाओगे, वाई डू पीपल ट्रैवल इन द एशियंट पास्ट, है ना। पहले ही हिस्ट्री शुरुआती वहीं से होती है हमारी, है ना। तो वो आपको टॉपिक देखने को मिलता है। तो ह्यूमन ने इंटरेक्शन करा है जोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ते हुए, क्रॉस करते हुए, ठीक है, थ्रू रूट्स कटिंग अक्रॉस माउंटेन्स, रिवर्स, रीजन्स। यानी कि ये कोई भी बैरियर नहीं बन पाए कभी भी इंसान का इंसान से इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। लोग अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स को में जाकर सेटल हुए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जो हिंदू कुछ माउंटेन्स हैं दे कुड बी क्रॉस एट पॉइंट सच एस, बड़ी सारी पासेस होती हैं आपको पता है माउंटेन में। हिंदू कुछ माउंटेन्स के अंदर बड़ी सारी पासेस हैं, लाइक खाइबर पास, गोमल पास एंड बोलन पास, एंड अ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड रूट्स। ओवरलैंड रूट्स का मतलब ये होता है आपको समुद्र का रास्ता ना पकड़ना पड़े, आप लैंड के रास्ते जो है, पहाड़ों के रास्ते कहीं ना कहीं चले जाओ। तो ओवरलैंड रूट जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कनेक्ट करते हैं हमसे, हम जो है उनसे कनेक्ट करते हैं, और वो रीजन हमसे कनेक्ट करते हैं। जैसे आप बिना समुद्र का सहारा लेते हुए सड़क होते हुए, आप मतलब पहाड़ सड़क वगैरह होते हुए आप जा सकते हो चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और इवन यूरोप के अंदर एंटर कर सकते हो। तो आवर व्यू ऑफ हिस्ट्री टेंड्स टू बी लैंड ओरिएंटेड। हम लेकिन ये भूल जाते हैं कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, और जो सीज एंड ओशंस हैं वो इस वाटर का 96.5% पार्ट ऑक्यूपाई करती हैं। अक्रॉस द सेंचुरीज लगभग 7,500 किलोमीटर का जो हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, इट वॉज होम टू न्यूमरस फिशिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग कम्युनिटीज। ये जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है इसने हमारे सब कॉन्टिनेंट को लिंक करा था टू द लार्जर इंडियन ओशन वर्ल्ड एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। जो नेचुरल लैंडस्केप है ये शुरू से ही मानव के जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है, और ये अफेक्ट भी करता है लोगों के थॉट और एक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, आप क्लाइमेट को ही देख लो।
सेंट्रल इंडिया और थोड़े से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ अगर आप जाओगे, सेंट्रल इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, तो यहाँ पर लोगों की आदत है कि 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये आराम से जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ये रह लेते हैं. फायका, कैन यू सर्वाइव इन दिस कंडीशन कंफर्टेबली? नहीं ना. और फायका वहां पर आपके टेम्परेचर माइनस में भी जाता है ना. बड़े सारे जो दिल्ली के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, हो सकता है कि वहां पर उनको जाकर साइनस की दिक्कत होने लगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी फील होने लगे, ठंड की वजह से वो एनर्जेटिक फील ना करें, सुस्त फील करें. ठीक है, तो यही आपको राइटर यहां पर बता रहा है कि नेचुरल लैंडस्केप जो है इट हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये लोगों के थॉट को और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है. जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसी भी लैंड को आप पकड़ लो दुनिया के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं मोड ऑफ सब्सिस्टेंस को, सेटलमेंट पैटर्न को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, और एक रीजन का व्यापार दूसरे रीजन से कितना हो रहा है और किन किन चीजों का हो रहा है. ठीक है, तो दिस इशू कैन बी डिस्कस्ड इन स्पेसिफिक एज वेल एज ग्लोबल कंटेक्स्ट. रिसेंट टाइम में जो स्कॉलर्स हैं वो एक टर्म यूज करते हैं, एंथ्रोपोसीन. एंथ्रोपोसीन एक ऐसे इपॉक को कहा जाता है, इस टर्म को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इपॉक. इसके बारे में मैंने आपको PMFIS के अंदर पढ़ाया था. देखो, इपॉक का मतलब ही दोस्तों ना एक हिस्ट्री का टाइम पीरियड ही होता है. इपॉक का मतलब भी एक हिस्ट्री का टाइम पीरियड ही होता है. ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इपॉक, EPOCH. ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल टाइम पीरियड नहीं होता. ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर कुछ स्पेशल इवेंट्स और कुछ घटनाक्रम हुई हो और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वहां पर इमर्ज होकर आए, उसको बोला जाता है इपॉक. तो स्कॉलर्स यूज करते हैं रिसेंटली एक टर्म एंथ्रोपोसीन टू रेफर टू इपॉक, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो इस तरीके से शुरू हुई कि उन्होंने एक मार्क छोड़ा ऑन द ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. जैसे असेसमेंट स्कॉलर्स की ये बताती है हमें, जब वो स्टडी करते हैं ऐसे कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से पर्यावरण के ऊपर कब पड़ी, तो उनका कहना है कि सारी ट्रांसफॉर्मेशन 18वीं शताब्दी के अंदर हुई है, जब ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. लेकिन इस एंथ्रोपोसीन जो अप्रोच है स्कॉलर्स की, इसको भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की घटनाक्रम के बेसिस पर ये बोल रहे हो कि इंसानों ने पर्यावरण का जो अस्तित्व है उसको बदल कर रख दिया, और आप एक होमोजेनाइज पिक्चर प्रेजेंट करो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही दुनिया के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं. जबकि नहीं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज भी अलग अलग डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पर्यावरण के ऊपर, पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर इंपैक्ट डालती हुई आई हैं. ऑल्दो ह्यूमन इंपैक्ट जो है एनवायरमेंट के अंदर पास्ट 3 सेंचुरीज के अंदर, इट हैज़ क्वालिटेटिवली बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अर्लियर टाइम्स. क्योंकि अब इंसानों की एक्टिविटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, अपने नेशनल स्टेट मतलब नेशन स्टेटस, जो नेशन स्टेट का जो स्टेटस है, मतलब कंट्री, हर एक कंट्री compete कर रही है रिसोर्सेज की फॉर्म में, अपनी GDP को बूस्ट करने की फॉर्म में. तो हाँ, इन्वायरमेंट के ऊपर अभी तक जो इम्पैक्ट पड़ता था, अब वो स्पीड जो है वो अलग तो है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू एक्नॉलेज द इनॉर्मस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज डालती हैं आज एज कंपेयर टू प्रीवियस एरा. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग जब से इंसानों ने इन्वेंट करी तो क्या इंपैक्ट आया, उस इंपैक्ट को अगर आप देखोगे तो वो आज का इंपैक्ट आपको कम लगेगा. कि फायर की डिस्कवरी बहुत एक रिमार्केबल इवेंट है इंसानों के इतिहास में. ठीक है, और द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंशन ऑफ सेवरल एनिमल स्पीशीज. ठीक है, खेती बाड़ी जब से इंसान ने शुरू करी न्यूलिथिक एज में, और इंसानों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से बड़ी सारी जो एग्रीकल्चर एनिमल स्पीशीज़ हैं वो लुप्त हो गई पृथ्वी से. ग्लोबल क्राइसिस जो इंसानों की हरकतों की वजह से आते हैं, जैसे कार्बन एमिशंस का इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर, तो इसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास में जो पर्यावरण के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला गया, अर्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला गया है, और इंसानों की जो हरकतें हैं, ये इनएक्सट्रिकेबली एक दूसरे से टाइड अप है.
इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। जैसे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो है, इनका जो लिंक है वो बहुत स्ट्रांग है। लैंड और वाटर का लिंक बहुत स्ट्रांग है। प्लांट और एनिमल स्पीशीज का लिंक बहुत स्ट्रांग है। तो हमें ह्यूमन हिस्ट्री को इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से भी समझना पड़ेगा। अब ये वाली बात तो बहुत नॉर्मल सी थी। अगर मैं इसका एक अच्छा वर्जन दूं ना आपको एनालिसिस का, एक छोटी सी बात कर देता हूं एग्जांपल, अभी आप लोग खुश हो जाओगे। देखो, जो हड़प्पन्स थे उनको पता था कि उनको ट्रेड करना है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, मगान के साथ, दिलमुन के साथ, अलग अलग सिविलाइजेशन के साथ उनको व्यापार करना है। तो उन्होंने क्या करा, ये इंडिया का कॉर्नर, तो यहां पर ही उन्होंने लोथल का डॉकयार्ड बनाया। शिप्स उन्होंने वहां पार्क नहीं करी सेंट्रल इंडिया के अंदर कि यहां से घसीट घसीट के लेकर आया करेंगे वहां पर। यहां पर उन्होंने पार्क करी, यहां पर डॉकयार्ड बनाया कि माल कहीं से भी आएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन, आईबीसी तो बहुत बड़ी चीज है, माल कहीं से भी आएगा लेकिन वो यहां पर आके पार्क होगा और हम शिप्स के अंदर लोड करके फिर इन सिविलाइजेशन तक उन तक वो पहुंचा देंगे। तो हिस्ट्री के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है। अब जैसे यहां पर इकोलॉजी कैसी हुई, यहां पर इकोलॉजी ऐसी हुई कि यार डॉकयार्ड के लिए हमें एक प्रॉपर पानी वाली जगह की आवश्यकता है। तो वो इंडिया की कोस्टलाइन से बेटर कौन सी जगह हो सकती है? कोई भी नहीं हो सकती। आप लैंड के अंदर थोड़ी ना रखोगे अपनी शिप्स और बोट्स को। ये चीज है। अब जैसे हड़प्पन्स के घर में हमें कुछ ओपन स्पेसेस देखने को मिलते हैं वरांडे के अंदर या फिर ऊपर वाले फ्लोर के अंदर, जिनको अक्सर हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्होंने चिमनीज बना रखी थी। वो क्यों? बारिश के दिनों में जब उनके पास घर था तो वो फूड यहीं कुक करते होंगे। तो यार अब जब फूड कुक कर रहे हैं, गोश्त वगैरह पका रहे हैं, ठीक है, मांस मच्छी पका रहे हैं, तो धुआं बहुत ज़्यादा भरेगा लकड़ियों से, उनको खांसी होगी, आंख में आंसू आएंगे। तो चिमनीज के थ्रू कम से कम वो जो धुआं है वो स्केप तो हो जाएगा, है ना। ये विंडो, क्योंकि घर में विंडोज भी नहीं होती थी भाई। रोमांस करना है, बार वाला ना देख ले, तो घर में पर्दे, मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा सिस्टम कि विंडोज बनाकर पर्दे वर्दे वो लगाएं। उनको प्राइवेसी की बहुत कदर थी भाई अपनी, कि मैं अगर बंद कमरे के अंदर बिनते दिल कर रहा हूं तो उस टाइम पर कोई डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए मुझे और मेरी परियों के साथ कोई। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दो बॉक्सेस को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, एक साउथ एशिया वाला बॉक्स और एक ब्रह्मपुत्र रिवर वाला बॉक्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये लेक्चर तो काफ़ी लाइट था, लेकिन आप में से किसी को भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस वगैरह लगे, जैसे फिजियोग्राफिक जोन्स वगैरह की, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपको यहाँ पर जो पासिस बताई गई हैं कि कुछ कुछ पासिस हैं पहाड़ों के अंदर, वो कहाँ कहाँ पर है, या फिर ये पहाड़ नीलगिरीज कहाँ पर है, अन्नामलाई कहाँ पर है, कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, आप इन चीज़ों के नोट्स बना सकते हो। बाकी तो ये सारी चीज़ें ईजी हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।